हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस पेडागोजी की क्लास लेके आए। जैसा कि आप सबको पता है, ईवीएस पेडागोजी का आपको ये ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, इसका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के संबंध व उनके क्षेत्र। आपका फोर्थ टॉपिक था पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। फिफ्थ टॉपिक था आपका गतिविधियां और प्रयोगात्मक कार्य। सिक्स टॉपिक था आपका सतत व व्यापक मूल्यांकन। इस सारे टॉपिक का आप अध्ययन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इन सारे टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर सारे टॉपिक के वीडियो देख लीजिए। आज आपका जो 7th टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे आप टीएलएम भी कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको देखिए सिलेबस भी क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक वे का है। पहला आपने क्या पढ़ा, पर्यावरण अध्ययन, जिसमें आपने पढ़ा कि आप जब बच्चे को पर्यावरण ईवीएस पढ़ाने जाएंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं। तो आपको पता है पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों की शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर आपका दूसरा टॉपिक था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में आपने पढ़ा कि जब आप बच्चे को सिखाने गए तो आपको कुछ सिद्धांत पता होने चाहिए, कुछ नियम पता होने चाहिए, तभी तो आप किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे से तब कर पाते हैं ना, जब उस काम के आपको सिद्धांत, नियम, करने का तरीका पता हो। तो इसमें आपने पढ़ा अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, कि पर्यावरण के शिक्षण के लिए हमें कौन से शिक्षण विधियों का, कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। और आपका थर्ड टॉपिक था विज्ञान व सामाजिक विज्ञान में संबंध व उनके क्षेत्र। जैसे आपको पता है कि आपके एनसीएफ में भी कहा गया है कि पर्यावरण में क्या करना है, आपको विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों की शिक्षा एकीकृत उपागम से देनी है। तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा विज्ञान के कौन से क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान के कौन से क्षेत्र जो आपस में संबंधित हैं, उनकी शिक्षा कैसे प्रदान करनी है। और फोर्थ टॉपिक था पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके। किसी भी को काम को करने के लिए आपको क्या उसका एक तरीका पता होना चाहिए। तो इसमें आपने पढ़ा कि पर्यावरण का जब शिक्षण करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। अगला टॉपिक था गतिविधियां और प्रयोगात्मक कार्य। आपने जैसे पढ़ा कि अभी तक क्या शिक्षण पढ़ाना है, कैसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब आपको पता है जब कैसे पढ़ाना है तो बच्चों को विजय भी रखना है, उनका इंटरेस्ट भी जगाना है। इन सब के लिए आपने क्या किया, गतिविधियां करवाई, अलग अलग एक्टिविटी कराई, कुछ प्रयोगात्मक कार्य कराए। इससे क्या होगा, बच्चों में इंटरेस्ट आएगा। फिर अगला टॉपिक था सतत व व्यापक मूल्यांकन। जब ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे तो आप ये भी तो जानने की कोशिश करेंगे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया जो आप पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करते हैं। तो इन्होंने बताया कि मूल्यांकन भी कैसा करना है, सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीसीई कहते हैं। ये सारा अभी तक आपने पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। आपने मूल्यांकन कर लिया। अब मूल्यांकन करने के बाद आपने पता कि बच्चे को नहीं आया तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आपको अपनी विधि का प्रयोग बदलना, जिस विधि का, जिस प्रविधि का प्रयोग कर रहे हैं उसको बदलना है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आया, टीएलएम का प्रयोग करके समझाना है, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि किसी एक मेथड से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अपने मेथड का, अपने टीएलएम का बदलना है। क्योंकि उस मेथड से बच्चे को नहीं आ रहा तो आप दूसरा मेथड लाइए, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरा मेथड लाइए। तो आज हम यही पढ़ेंगे कौन कौन से टीएलएम का हम प्रयोग करते हैं और टीएलएम का प्रयोग पर्यावरण शिक्षण में कैसे उपयोगी है, टीएलएम का प्रयोग करके आईसीटी का क्या संबंध है इससे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे कि आपको पता है पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी आपकी एक टीचिंग आर्ट है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है कैसे, इसी चीज़ को जानने की कला जो होती है, कौशल आपका होता है, टीचिंग कौशल, उसी को आपके पेडागोजी के क्वेश्चन से जानने की कोशिश की जाती है। तो आप जो भी शिक्षण सिद्धांत, जिससे शिक्षण सूत्रों का जितने भी नियम अभी तक आपने पढ़े, उन सब का व्यवहारिक रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, एक्चुअल फॉर्म में उसका यूज कैसे करेंगे, यही सब जानना क्या होता है, आपका पेडागोजी होता है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टीएलएम क्या होता है। तो जैसे आपको पता है एक टीचर जब स्कूल में जाता है पढ़ाने तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को चीज़ समझ में आ जाए। उसको समझाने के लिए जो भी वो तरीके, जो भी संसाधन का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, टीएलएम के अंतर्गत आते हैं। उसके लिए आप अपनी विधि को भी बदलते हैं, प्रविधि को बदलते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई टीएलएम चार्ट लगा के दिखाते हैं, कुछ अलग कराते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्यों करते हैं, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाना। अब प्रभावपूर्ण बनाने का मतलब क्या है कि बच्चे को चीज़ें इजीली वे पे समझ में आ जाए।
ऐसा तो नहीं कि आपने पढ़ा दिया। जैसे क्या होता था पहले, क्या होता था, टीचर को ज्ञान का भंडार मानते थे। जैसे आप मान लीजिए ये टीचर है, तो कहते थे ये टीचर क्या पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, और ये बच्चा है, बच्चा को क्या मानते थे, एकदम खाली कटोरा, कि टीचर को जाना है अपना ज्ञान पूरा उड़ेल देना है इसके ऊपर। उड़ेल मतलब प्योर कर देना है, डाल देना है, कि टीचर अपना ज्ञान जाके पूरा बच्चे के ऊपर डाल देगा। ये पहले माना जाता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है। बाल केंद्रित के अंतर्गत क्या बोला कि जैसे एक बच्चे को एक पौधा माना गया है, कि एक जैसे पौधा होता है, कोई भी एक ट्री होता है, वो क्या होता है कि उसको क्या करना है, आप मान लीजिए ट्री है, तो उसको आप क्या करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, आवश्यकता अनुसार, और धीरे धीरे खुद वृद्धि करता है ना। तो एनसीएफ ने भी कहा कि टीचर को एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाना है। आपको बच्चे को कोई खाली कटोरा या खाली बर्तन नहीं मानना कि जाके अपना पूरा ज्ञान उसके ऊपर डाल दिया, पोर कर दिया। आपको क्या करना है, उसको एक पौधे की तरह विकास करना है, समय समय पर उसको पानी देना है, खाद देना है। ऐसे आपको क्या करना है, बच्चे के लिए ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जहाँ पर स्वतः सीख सके। ऐसा तो नहीं कि आप जैसे एक पादप लगाया, उसको एक ही दिन में आपने 200 लीटर पानी दे दिया, खाद दे दी, तो आप क्या सोचेगा तुरंत बड़ा हो जाएगा। ऐसे आप बच्चे से भी नहीं कर सकते कि एक बार में ही सीख जाए। धीरे धीरे उसे सिखाना है। उसके लिए आप विधियों को बदलते रहिए, प्रविधियाँ अपनी बदलिए, टीएलएम का प्रयोग करिए, बच्चे का इंटरेस्ट जगाइए। इसीलिए आपके एनसीएफ ने कहा है कि टीचर को एक फैसिलिटेटर की जरूरत, एक सुविधादाता की भूमिका निभानी है। उसको कोई वो नहीं बनना कि हम पूरा सर्वे सर्वा हैं। जैसे पहले होता था शिक्षक केंद्रित व्यवस्था में टीचर ही सर्वे सर्वा है, उसका जो मन है जैसे पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आपको अपनी विधि का प्रयोग करना है, दूसरी प्रविधि का प्रयोग करना है। अब समझ में आया कि शिक्षण होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है। अधिगम प्रक्रिया को सरल व रुचिकर व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। कह रहे जो सीखने की प्रक्रिया होती है, जो उन्होंने कहा कि जो अधिगम होती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। कभी टीचर भी चीज़ें सीखता है, कभी क्या होता है बच्चे भी सीखते हैं। तो ये कह रहा है अधिगम जो होता है एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। इसको सरल, रुचिकर व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आप जो भी उपकरणों को प्रयोग करते हैं वही आपके क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे आपको ये इमेज दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, ये कह रहा है कि आप बच्चा है। अब पहले क्या होता था, टीचर अपनी चेयर डाल लेता, या जैसे यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, चेयर डाल लिया, पूरी क्लास के 30 बच्चों को ऐसे ही ऑपरेट में पढ़ा रहे हैं। पीछे वाले बच्चों को अगर आपने देख लिया, हो सकता है कई बार पीछे बच्चे खेल रहे होते या कहीं और ध्यान है, आपने देख लिया टीचर ने तो डांट दिया या खड़े करके पूछ लिया, बाकी अपना वो अपने वे पे पढ़ा रहा है। तो कह रहा है ऐसे क्या हो रहा है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। ऐसे आपको क्या करना है, बीच बीच में टीएलएम का भी प्रयोग करते रहना है। टीचर क्या करते थे, जैसे प्राचीन काल में आश्रम वगैरह में क्या होता था, भाषण विधि से पढ़ाते जा रहे थे। हो सकता है बच्चे को आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, टीएलएम उसको चार्ट दिखाना है। कुछ चीज़ें सुना सकते हैं, या कुछ चीज़ें सुना दी, जैसे टीवी का, कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लो चार्ट होते हैं, आपके नॉर्मल वे पे चार्ट होते हैं, ब्लैक बोर्ड भी एक टीएलएम के रूप में होता है। ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। टीएलएम आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो टीएलएम मुख्यतः आपके 3 प्रकार का होते हैं। पहला कौन सा है आपका, दृश्य सहायक सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य क्या होते हैं, ऐसी सहायक सामग्री, ऐसा टीएलएम जिसे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो आपका क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री। जैसे चार्ट में बना हुआ इमेज क्या होता है, सिर्फ आप देख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड में कोई चीज़ आपने बना के दिखाई अगर सिर्फ, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये कैसे आ गई, दृश्य सहायक सामग्री। अगली आपकी कौन सी होती है, अगली होती है आपकी श्रव्य सहायक सामग्री। अब श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है, वे सहायक सामग्री जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे आप रेडियो में क्या होता है, सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, इसमें आप करते हैं सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये आपके कौन से सहायक सामग्री हो गए, श्रव्य सहायक सामग्री। जैसे क्या है, आपका रेडियो दिखाया गया है। अगली क्या होती है, दृश्य व श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य व श्रव्य मतलब जिसे आप देख भी सकते हैं और तथा सुन भी सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है, कंप्यूटर पे कुछ दिखा रहे हैं तो देख भी रहा, सुन भी रहा है। टीवी पे बहुत सारे बच्चों के शॉर्ट आते हैं, उनके अकॉर्डिंग स्टोरी आती है या कुछ और चीज़ें होती है, तो वो आपकी कौन सी होगी, दृश्य व श्रव्य।
ऐसी सहायक सामग्री जिसे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो आपकी क्या होगी, दृश्य व श्रव्य सहायक सामग्री। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि रेडियो दिखा सकते हैं, रेडियो में क्या होता है, बच्चों सुन सकते हैं, उसको कोई चीज़ सुनानी है, जैसे बहुत सारे कार्यक्रम भी आते हैं बच्चों के लिए, तो आप किससे, आपके कौन सी सामग्री होगी, श्रव्य सहायक सामग्री। अब जैसे क्या होगा, आप उसे ताजमहल की इमेज दिखा रहे हैं, कि आपने उसे ताजमहल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं या शाहजहाँ के बारे में या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसको उसकी इमेज दिखा रहे हैं कि बेटा ये देखो ताजमहल। अगर आप मान लीजिए ताजमहल की इमेज दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप उसे सिर्फ समझाएंगे कि बेटा शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किया था, ताजमहल एक ऐसी इमारत है, ये संगमरमर से बनी, तो उतनी अच्छी चीज़ें से समझ नहीं पाएगा। उसी टाइम आप उसे क्या करिए, जैसे ताजमहल की तुरंत इमेज दिखा दी तो आसानी से समझ पाएगा, क्योंकि क्या होगा, उससे संबंध स्थापित कर लेता है। ये सारी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य, कि जो आप शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कार्य क्या है, इसका आप शिक्षा में प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो पहला क्या होता है कि बच्चों के शिक्षण के प्रति रुचि जागृत होती है। पहला कह रहा है कि बच्चों की क्या होगी, शिक्षण के प्रति रुचि जागृत। जब आप टीएलएम का प्रयोग करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट आता है, और जब इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों को पढ़ाई में, ये जिस क्षेत्र का भी होगा, तो उसमें क्या होगा, बच्चा स्वतः सीखने का प्रयास करेगा। इसीलिए क्या करना है, आपको टीएलएम का प्रयोग करते रहना। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने बच्चे को कुछ समझाया, जैसे प्रोजेक्ट कार्य दे दिया, ये भी आपका एक टीएलएम की एक्टिविटी के अंतर्गत ही आएगा। तो आप उससे कह सकते हैं, जाइए लाइब्रेरी में बुक जाके देख लीजिए, वहाँ पे इस बुक से ये इमेज लानी है, इससे ये नोट्स बनाने हैं। पहली बात तो बच्चे एक्टिव भी होंगे, दूसरा क्या होगा, उनका इंटरेस्ट आएगा तो स्वतः सीखने का प्रयास करेंगे। कोई एक नोट्स को ढूंढने के लिए क्या हो सकता है, काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो बच्चों का ज्ञान में वृद्धि हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, उनका इंटरेस्ट आ रहा है, रुचि जागृत हो रही। जैसे यहाँ पे दिखा रहे कि कोई बच्ची गई है जाके लाइब्रेरी में, वहाँ पे जाके कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही, कुछ बोलने की कोशिश कर रही कुछ ढूंढने के लिए, तो ऐसे क्या हो रहा है कि बच्चे की उसके प्रति रुचि जागृत हो गई। अगला पॉइंट क्या होता है, शिक्षा प्रभावपूर्ण होता है। जब आप टीएलएम का प्रयोग करते हैं तो एक तो बच्चे सक्रिय रहते हैं, उन्हें जब आप बार बार चीज़ें दिखाते हैं, सुनते हैं, तो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ भी सक्रिय रहती हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि पाठ सामग्री प्रभावपूर्ण हो जाती है तथा उसे समझाना आसान होता है। पहले तो जो भी आप पाठ सामग्री को पढ़ा रहे हो प्रभावपूर्ण हो जाती है, अच्छे से समझा सकते हैं, उसे समझाना भी आसान होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप उसे ताजमहल के बारे में चाहे बार बार अच्छे से बताइए कि बेटा ताजमहल संगमरमर का बना है, सफ़ेद ऐसा बना है, इतने गुम्बद है, ऐसे बना है, यमुना नदी किनारे शाहजहाँ ने बनवाया था, यहाँ पे कब्र है, ऐसा आप उसे समझाएंगे तो उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। उसी टाइम पे आप उसे क्या करिए, ताजमहल की या जो भी पढ़ा रहे उसकी इमेज दिखा दीजिए, या अगर आपके पास कंप्यूटर में तो उसका वीडियो टाइप का दिखा सकते हैं, क्लिप ऑडियो सुना सकते हैं कुछ चीज़ों की, तो जब वो देख लेगा चीज़ों को तो क्या आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आपको समझाना भी आसान हो जाएगा। आप उसी में दिखा सकते हैं, बेटे ये देखो कब्र बनी हुई है, ये देखो नदी बह रही है इसके किनारे, इसका नाम क्या है, यमुना है। ऐसी चीज़ें आसानी से आप समझा भी सकते हैं और अधिगम प्रक्रिया सरल हो जाती है। जब बच्चे क्या होते हैं, खुद करके सीखने का प्रयास करते हैं, खुद उनका इंटरेस्ट हो जाता है, तो क्या होता है, अधिगम सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसे कि आपको पता है अधिगम में एक नियम दिया गया था, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि जब तक बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक आप उसे आसानी से सिखा नहीं सकते, और जब बच्चों को उसमें इंटरेस्ट होगा तो तत्पर होकर अगर सीखेंगे तो अधिगम प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी, सरलता से वो सीख लेंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं शिक्षण के लिए आधारभूत संरचना। क्या क्या आप टीएलएम का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन टीएलएम का भी प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपके क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, आधारभूत संरचना होगी। कि एक स्कूल में जो आधारभूत संरचना होती है, जैसे उचित भवन होगा, हवादार कमरे होंगे, पेयजल की व्यवस्था होगी, ऐसी जो उचित रूप से चीज़ें होंगी, तभी तो आप कर सकते हैं शिक्षण के लिए आधारभूत संरचना। तो कह रहा है पहले क्या करना है, जैसे आपको शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए टीएलएम का प्रयोग करना है, लेकिन इससे पहले आपको क्या होना चाहिए, विद्यालय में आधारभूत संरचना होनी चाहिए। जिसे आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, वो क्या था, शिक्षण के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित था। इस चीज को याद रखिए। अब कह रहे हैं कि पाठचर्या द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्त हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना होनी चाहिए। अब आपको पहले पता है जब पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या होता है, कैरिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या होता है। पाठचर्या का ही एक हिस्सा है आपका पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, ये क्या है, पाठचर्या का ही एक हिस्सा है।
पाठचर्या में क्या होता है, स्कूल में होने वाली सारी गतिविधियां, जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश कर जाता है, स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, शैक्षिक गतिविधियां हों, सह शैक्षिक गतिविधियां जो भी होती है, वो सब किसमें आएगी, पाठचर्या में। और पाठ्यक्रम क्या होता है, आपका सिलेबस, जो आपके पाठ्य पुस्तकें होती है वो किसका, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस चीज को याद रखना, जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो पाठचर्या का ही हिस्सा है। तो कह रहे पाठचर्या द्वारा निर्धारित जो भी उद्देश्य होंगे, हमारे जैसे पाठचर्या होती है उसकी पूरी पाठचर्या बन गई कि हमें इन सारे उद्देश्य, उसके पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए, पहला न्यूनतम जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए। न्यूनतम आधारभूत संरचना कैसी होगी, उचित भवन हो विद्यालय का। अब मान लीजिए आपके स्कूल में 5th तक की क्लासें हैं और वहां पे क्या हो रहा है कि भवन ही नहीं, एक कमरा है, तो आप बताइए कि सारे बच्चों को एक कमरे में पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। और मान लीजिए कमरे हैं, वो कमरे में क्या, कहीं से भी हवा की व्यवस्था नहीं, उचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं, बहुत गर्मी है, ऐसी कंडीशन में भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो अपनी थकान में होंगे, गर्मी से परेशान होंगे या और चीज़ें होंगी। अगर उचित प्रकाश नहीं है तो भी अब बच्चे नहीं पढ़ सकते। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित रूप से टीएलएम भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें न्यूनतम आधारभूत संरचना होगी, तभी क्या होगा, आप शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में लर्निंग कॉर्नर या एक्टिविटी रूम का निर्माण करें। कह रहे जब बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करना है तो क्या होता है, लर्निंग कॉर्नर या एक्टिविटी रूम का निर्माण करें। हर विद्यालय में क्या होता है, एक लर्निंग कॉर्नर बनाया जाता है, एक जैसे एक्टिविटी रूम, वहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्टिविटी का सामान होता है, कुछ पाठ्य पुस्तकें भी रख सकती है, या कुछ बच्चों को सीखने के अकॉर्डिंग अच्छा सा कोना बना सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से रख सके। बहुत सारे चार्ट पेपर, बहुत सारे अलग अलग मॉडल चीज़ें लगा सकते हैं, जहाँ पे क्या हो, बच्चा सुव्यवस्थित ढंग से स्वतः सीखने का प्रयास करें। इसीलिए एनसीएफ ने भी कहा है कि विद्यालय में लर्निंग कॉर्नर या एक्टिविटी रूम का निर्माण करना चाहिए। और शिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिका, अन्य महत्वपूर्ण किताबें व शब्दकोश आदि उपलब्ध होने चाहिए। और टीचर्स के लिए क्या होती है, जैसे बुक आती है, आप सबको पता होगा, शिक्षक संदर्शिका। इसके अलावा क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिक्शनरी, कुछ किताबें भी टीचर के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि टीचर को भी पता चले ना कैसे सिलेबस आपको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगला कह रहा है कि पॉइंट, विद्यालय में समृद्ध पुस्तकालय, सुनियोजित प्रयोगशाला, इंटरनेट, मीडिया आदि की सुविधा हो। पहले तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, वहाँ पे क्या हो, बच्चों से संबंधित कुछ पत्रिकाएं भी होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, जिससे आप साइंस की बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, लैब में करके दिखाएंगे। और इंटरनेट की, जैसे वर्तमान का युग कैसे, कंप्यूटर का युग है, तो जैसे विद्यालय में कंप्यूटर होना चाहिए। इंटरनेट की, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप नेट पे उपलब्ध हैं, जो बच्चों को आप आसानी से दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको नेट की सुविधा होनी चाहिए। मीडिया होनी चाहिए, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं बच्चों से संबंधित वो विद्यालय में होनी चाहिए। इन्हीं सब का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षा में सूचना व संचार तकनीकी। जैसे आपको पता है आईसीटी का प्रयोग हो रहा है, तो कह रहे इसकी पर्यावरण शिक्षण में क्या उपयोगिता है। पहले क्या होता है, सूचना व संचार तकनीकी के प्रयोग से शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। जैसे आपको पता है नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आईसीटी का प्रयोग करते हैं, नए नए प्रयोग कर सकते हैं। और सूचना व संचार तकनीकी के प्रयोग से शिक्षण में बच्चों की रुचि जागृत होती है। जैसे आप बच्चों को क्या होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाते हैं, या अलग अलग ऐसे वीडियो क्लिप दिखाते हैं, ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं, या और सारी चीज़ें होती हैं, स्मार्ट बोर्ड है, तो क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट जागता है। इंटरेस्ट जागता है तो स्वतः पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो तत्पर होकर पढ़ते हैं, जिससे ज्ञान स्थायी हो जाता है। अगला कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। अब जैसे आपने पढ़ लिया कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, कैसे प्रयोग करनी, कब प्रयोग करनी है, इसकी आधारभूत संरचना कैसी होती है, कि विद्यालय में क्या होना चाहिए। अब आपको ये पढ़ने की शिक्षण सहायक सामग्री, जो आप टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका आपने चयन किया कि आपको इस टीएलएम का प्रयोग करना है, उसके कुछ निश्चित नियम होते हैं। पहला आपका क्या, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत। जिस भी टीएलएम का प्रयोग करें आपको ध्यान में रखना है सेंटर में किसको रखना है, चाइल्ड को। जैसे आपको पता है इस टाइम पे एजुकेशन भी आपकी कैसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसलिए आपको क्या करना है, विद्यार्थी को केंद्र में रख के जो भी टीएलएम का, कि आपको बच्चे को सिखाना क्या चीज़ है, उसी के आधार पर आपको टीएलएम का प्रयोग करना है। अगला कह रहा है कि उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, कि जिस उद्देश्य से, जिस पाठ्यक्रम की या जिस विषय वस्तु के उद्देश्य से आप टीएलएम का प्रयोग करें, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
अब जैसे आप मान लीजिए मैथ पढ़ा रहे हैं, अब मैथ के लिए आपको क्या चाहिए, अब एकस चाहिए, गिनतारा चाहिए, और अलग अलग जो है वृत्ति किट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए ना, ये मैथ के टीएलएम में। अब उस समय आप क्या करें, हिंदी के टीएलएम ग्रामोफोन से वर्णों का उच्चारण या अलग चीज़ें समझा रहे हैं, तो उस टाइम में टीएलएम का कोई उपयोग है, बिल्कुल नहीं है। आपको उद्देश्य पूर्ति का ध्यान रखना है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं। अगला क्या होता है, रुचि व अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जिस भी टीएलएम का प्रयोग करना है, ये देखिए ऐसा उसमें बच्चे की रुचि है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है बहुत बड़े स्तर का प्रयोग करके सिखा रहे तो भी बच्चों का क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। या बहुत वैसी चीज़ों से आप दिखा रहे जो बच्चे जानते ही नहीं है। तो प्रयोग करते समय, टीएलएम का चयन करते समय भी ऐसी वस्तुओं का चयन करना जो उसके परिवेश से हो, संबंधित हो, जिससे क्या हो कि बच्चा अपना जोड़ सके, अपना संबंध स्थापित कर सके। इस तरह से जब आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, उससे संबंध भी स्थापित कर लेंगे, जिससे वो स्वतः करके सीखने का प्रयास करेंगे और उनका ज्ञान कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इस तरह से आज हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटीटी एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस तो चल ही रही हैं। ईवीएस के थ्योरी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और सीटेट जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्द सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की एसएसटी की क्लास, हिंदी ग्रामर की क्लास तथा इंग्लिश पेडागोजी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। आप सारी क्लासेस देखते रहिए तथा इनके नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।